नमस्कार साथियों, मैं आपका बेटा, आपका भाई अमन बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य चांदपुर, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर। साथियों, आज जो मुद्दा लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं, उसकी शुरुआत कैसे करूं समझ नहीं पा रहा हूं। जो वीडियो आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वो आपको अंदर से झकझोर के रख देगा। आपको यह सोचने में मजबूर कर देगा कि उत्तराखंड बनने के बाद से ही हमने अपनी मातृभूमि, अपनी यमकेश्वर विधानसभा को क्या दिया। कहीं इसकी ये दुर्दशा के लिए हम ही तो जिम्मेदार नहीं हैं। कहीं हमारे एक छोटे से फैसले, हमारे एक गलत वोट ने आज इसे वीरान और पिछले 20 वर्षों से निरंतर पिछड़ने के लिए मजबूर तो नहीं कर दिया। आप स्वयं आज इस वीडियो को देखिए, शायद मेरे इन सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाए। साथियों, ये है यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक द्वारिखाल में राजकीय इंटर कॉलेज कैंडोल ठांगर का दृश्य। अब इसके बाद जो दृश्य आप अगले 5 मिनट देखने वाले हैं, वो आपको अंदर तक पूरा हिला के रख देगा। दोस्तों, ये है इस राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी का कार्यालय। इसकी छत से गिरते हुए मलबे और जर्जर होती दीवारें ही काफी हैं बताने को कि इस विद्यालय की दुर्दशा कैसी होगी और इस विधानसभा के निरंतर पिछड़ने का कारण कि किस प्रकार यहाँ के जनप्रतिनिधि पिछले 20 साल से आंखें बंद करके सोए हुए हैं। साथियों, यहाँ जो खंडर जैसा कमरा आप देख रहे हैं, ये कक्षा कक्ष है। यहाँ बैठकर पहाड़ के बच्चे इस उम्मीद के साथ पढ़ाई करते हैं कि शायद वो अपने जीवन में इन कठिनाइयों से बाहर निकल सकें। इस कमरे की छत से निरंतर झड़ने वाले प्लस्तर का भय कैसा होता होगा, मैंने सिर्फ 5 मिनट रहकर ही अनुभव कर लिया। आइए साथियों, अब आपको दिखाता हूं यहाँ के बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों और उनके चमचों की कमीशन वाली दरियादिली। इस विद्यालय को जरूरत है जीर्णोद्धार की, किंतु बार बार स्थानीय नागरिकों एवं विद्यालय के स्टाफ की मांग को दरकिनार कर केवल जबरदस्ती निम्न गुणवत्ता वाला फर्नीचर हर बार दे दिया जाता है, जो बिना प्रयोग के ही यहाँ पहले से ही भरा पड़ा है। साथियों, यह है इस विद्यालय का कंप्यूटर कक्ष। 102 बच्चों पर मात्र 2 कंप्यूटर। अब शिक्षकों के लिए यह सबसे बड़ी समस्या है कि किसे बिठाएं और कितनी देर बिठाएं। क्या यह एक मजाक सा नहीं लगता? आज 21वीं सदी में जब हर काम कंप्यूटर में होता है, तब ऐसे में पहाड़ के आने वाले भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़। आइए साथियों, अब चलते हैं इस विद्यालय के स्वच्छ भारत अभियान की तरफ। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस दृश्य को इस विधानसभा के जनप्रतिनिधियों और उनके सहयोगियों को भी जरूर दिखाएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प स्वच्छ भारत अभियान का मजाक उड़ाता हुआ यह दृश्य शायद उनको उनके फर्ज और कर्तव्य याद दिला सके। साथियों, शायद डंगर भी इससे साफ जगह पर रहते हैं, जहां पहाड़ के नौनिहाल अपना भविष्य संवारने आ रहे हैं। इस दृश्य को देखने के बाद विधानसभा में आदर्श विद्यालय की बातें सिर्फ ढोंग टकोसला लगती हैं। साथियों, आइए अब इस कक्षा कक्ष में चलते हैं। विद्यालयों में हमें संस्कृत का एक मंत्र सिखाया जाता था, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जिसका अर्थ होता है सभी मंगलमय देखें। लेकिन इस कक्षा कक्ष में टूटी हुई दीवारें, गिरती छत और अत्यंत क्षतिग्रस्त फर्श में ऐसा कुछ भी नहीं कि मंगलमय देख सकें और सुखद अनुभव हो। साथियों, 2010 में इस विद्यालय में लगभग 250 बच्चे थे, जिन्हें अब तक बढ़ना चाहिए था, किंतु विद्यालय की ऐसी दुर्दशा के चलते जो संख्या अब सिर्फ 102 रह गई है। पलायन पर बातें करने वाले नेताओं और प्रतिनिधियों की खोखली बातों की पोल खोलने वाला यह वीडियो एक एक बात साफ कह रहा है। साथियों, अब आपको इस वीडियो का सबसे शर्मनाक हिस्सा दिखा रहा हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सम्मान का अपमान करता यह विद्यालय का छात्रा शौचालय। मैं दोनों हाथ जोड़कर सभी माताओं और बहनों से माफी मांगता हूं, पर यह सच्चाई दिखाना बहुत जरूरी है। यह अपमान आप बहनों का नहीं, बल्कि पहाड़ के प्रत्येक नागरिक का है,
क्योंकि शायद इन जनप्रतिनिधियों की नजर में पहाड़ के आम नागरिक की कोई कीमत नहीं है। इस छात्रा शौचालय की जर्जर हालत भी यदि आपको इस यमकेश्वर विधानसभा के पिछड़ने को नहीं दिखाती तो आप संवेदनहीन हैं। चलिए साथियों, अब इस विद्यालय के कक्षा 12 में, जहां पढ़ने के बाद बच्चे बाहर निकलते हैं, इसकी हालत देखकर आपको स्वयं यह अंदाजा लगाना होगा कि कितना बड़ा मजाक और खिलवाड़ इन बच्चों के भविष्य के साथ किया जा रहा है। इस स्थिति के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस इतना कह सकता हूं कि जनप्रतिनिधियों, शर्म करो, कहीं इन बच्चों का श्राप तुम्हें ले ना डूबे। साथियों, यह विद्यालय 1998 में हाई स्कूल के रूप में खुला था, जब उत्तराखंड यूपी में था। 2005 में उच्चीकरण के बाद यह इंटर कॉलेज बना। इस विद्यालय में 16 गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ अंग्रेजी विषय के अध्यापक नहीं हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों के बच्चे बड़े बड़े शहरों में अच्छे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ अंग्रेजी का शिक्षक है कि नहीं। साथियों, ये सब जो मैंने आपको अभी तक दिखाया, तो यही कारण है कि 2010-11 में जहां लगभग 250 बच्चे थे, वहीं 2015 आते आते लगभग 150 बच्चे रह गए और वर्तमान 2021 में मात्र 102 बच्चे रह गए हैं और आज भी उनके लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। यदि ऐसा रहा तो एक दिन सभी स्थानीय नागरिक अपने बच्चों की शिक्षा के लिए चिंतित यहां से पलायन कर लेंगे और इन विद्यालयों में ताला लग जाएगा और इन सुने पड़े पहाड़ों में बस उजड़े मकान और खेत बचेंगे। मान्यवर, अपना परिचय दें। मैं श्री संजय कुमार, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, इस विद्यालय में 2019-20 सत्र से प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। जी, किस प्रकार यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? मान्यवर, जो मूलभूत जो हमारी समस्या है वो ये है कि ये विद्यालय जो है द्वारिखाल ब्लॉक का दूरस्थ विद्यालय है। राजकीय इंटर कॉलेज कैंडुल ठांगर बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में है। यहाँ लगभग 16 गांव के छात्राएं यहाँ पे अध्ययनरत हैं। हमारे जो मुख्य रूप से जो समस्या है वो है विद्यालय की जीर्ण शीर्ण स्थिति। महोदय, अपना परिचय दें। मैं धर्मवीर सिंह नेगी, प्रवक्ता यहाँ पर 2016 से यहाँ पर प्रमोशन में आया हूँ। इस कक्ष के नीचे अभी हम खड़े हैं, ये कक्षा 12 का कक्ष हुआ करता था। तो 2 साल तो इसमें कक्षाएं चली हैं। बीच में भयंकर बारिश के कारण इसकी ये स्थिति हो गई जी। सब इसकी खाल उधड़ गई एक तरह से जी। अभी इस तरह से यहाँ पर हम इसे कबाड़ ये बन चुका है। देखिए आप इधर को सांप की कैंचुली दिख रही है मुझे। ये देखिए आप सांप की कैंचुली, ये देखो कक्षों में ये तक यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए छोटा सा कोई सांप गया होगा, उसकी कैंचुली यहाँ पर विद्यमान है। तो ये बड़ा रिस्की जगह है, गर्म जगह है, तो यहाँ पर सांप भी यदा कदा निकलते रहते हैं। और एक बालिका, यहाँ पर थोड़ा सा जंगली जानवरों से भी भय बना रहता है। एक बालिका हमारी कक्षा 12 में है, वो एक बार भालू के डर से बहुत भयभीत हुई। भालू ने इसको दौड़ाया और गिरते पड़ते वापस अपने घर पहुंची है। बाकी यहाँ पर विद्यालय की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। कक्ष हमारे पास भरपूर नहीं है। और आप देख ही चुके हैं मान्यवर की कक्षा, आपने कक्ष देखे ही हैं। स्टाफ रूम हमारा जो क्लास कक्षा 11 की क्लास बंद है, फर्श टूटा है। और अभी तो आप गर्मियों में आए हैं तो बरसात में इसकी सभी छतें लगभग चूती रहती हैं। और कहीं ये जो जिसके हम खड़े हैं इसके ऊपर तो तालाब सा बन जाता है। उधर जो अध्यापक कक्ष है उसके बगल में 2 रूम और है, वहां पर भी छोटा सा तालाब बन जाता है। तो ये मुख्यतः समस्या है हमारे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की कि किस प्रकार बरसात के मौसम में, आजकल तो हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन बरसात के समय में या उस समय बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर बच्चों को बैठाएं कैसे कक्षा में, क्योंकि 11 में और 12 में 2-2 क्लासेस चलनी है। साइंस अलग, आर्ट्स अलग चलना है, तो उनके लिए अलग अलग कमरे चाहिए। फिर होम साइंस चलती है, मैथ्स के साथ अलग चलती है, और उसी प्रकार संस्कृत है, इंग्लिश है, उसमें भी अलग अलग चाहिए होते हैं, कमरे चाहिए होते हैं। 2-2, 4-4 बच्चे सभी सब्जेक्ट में हैं। तो सारी व्यवस्था जो है, तो ऐसे में जब व्यवस्था नहीं बनती है तो इसमें आप क्या करते हैं?
देखो कभी कभी बरसात में तो हम छोटी कक्षा जैसे कक्षा 6 या 7 है तो उसमें से एक आध क्लास को हम बोलते हैं कि भाई आप घर से ही ना आए, जिस दिन ज्यादा बारिश हो तो आप घर से ना आए। सरकार की भी गाइडलाइन रहती है कि जो बच्चे दूर से आने वाले हैं, छोटे बच्चे हैं, जो गधेरे अगर इस विद्यालय के पास में हैं तो कतई बच्चों को बुलाया न जाए। हम प्रधान जी को या गांव के किसी गणमान्य व्यक्ति को दूरभाष द्वारा सूचित कर देते हैं। आजकल मोबाइल लग ही जाता है कहीं ना कहीं से, दाएं बाएं स्कूल में जाकर तो बता दिया जाता है कि आज बच्चों को मना कर दे विद्यालय। परंतु बड़े बच्चे जो आते हैं जब उनको आप एक समय पे एक कक्षा में नहीं पढ़ा सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। एक कक्षा में जैसे गर्मियों के टाइम पे आप एक को अंदर पढ़ाते हैं, एक को बाहर पढ़ाते हैं, तब उनके लिए क्या व्यवस्था बनाते हैं बरसात के टाइम में बड़े बच्चों के लिए आप? तब मैनेज करना पड़ता है। कभी 4 बच्चे कंप्यूटर रूम में हमने बिठा दिए, कभी 4 बच्चे, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा 2-4 बच्चे हैं तो कभी किसी को हम परीक्षा कक्ष में बिठा लेते हैं। जिस चीज का प्रभार जिस अध्यापक के पास है वो उस कुटिया में, छोटी मोटी कुटिया उसने मेंटेन कर रखी है तो वहां पर उसको बिठा लेता है। अच्छा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक को फिर हम नहीं पढ़ा पाते। Myself, Mrs. Mamta Rani. जी I'm a physics lecturer. जी मैं यहाँ पर 1 फरवरी 2018 से कार्यरत हूँ जी। और यहाँ पे किस प्रकार की समस्या है आपको बताएंगे? यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, सिर्फ एक ही समस्या नहीं है। जी जैसे ये लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर शौचालय की बड़ी समस्या है। अच्छा। गर्ल्स के लिए जो है वो उतनी अच्छी अवस्था में नहीं है, फिर टीचर्स के लिए भी ढंग से अवेलेबल नहीं है जी और बाकी बॉयज लोगों के लिए तो कुछ परमानेंट है ही नहीं है। और बाकी सड़क की बहुत समस्या है, रास्ता बहुत खराब है। जो सड़क का है वो कच्चा रास्ता है, बाड़ियों से हम यहाँ तक ये जो रास्ता है वो कच्चा है, बहुत ज्यादा उसमें पत्थर है, कंक्रीट पत्थर है, मिट्टी है, प्रॉपर मतलब सही गाड़ी से बड़े रिस्क पे आते हैं हम लोग यहाँ जी। पर। अब बाकी हम लोग बाड़ियों से या तो पैदल रास्ते से आते हैं ऊपर तक। जी मैं दिनेश नेगी, जी ग्राम कंडुल तल्ला प्रधान। जी जी। ये आपको यहाँ स्कूल में किस प्रकार की समस्या है प्रधान जी? यहाँ समस्या है तो समस्या है, सारी बिल्डिंगें टूट रखी हैं। जी बच्चों का पठन पाठन में विवादित होता है और सारी जवाबदारी हमने प्रधानाचार्य महोदय जी को सौंप रखी है कि अगर बारिश होगी तो बच्चों को छोड़ देना भाई। यहाँ किसी बच्चे का आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग की हालत कैसी है। जी बाकी सारे जनप्रतिनिधियों को हमने ज्ञापन भेजा, जी किसी ने हमें उसका जवाब तक नहीं दिया। जी। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम शीतल है। जी मैं ग्राम बाड़ियों की हूँ। मुझे यहाँ स्कूल आने के लिए लगभग 1 आधा घंटा लग जाता है। जी। आपको यहाँ पे किस प्रकार की असुविधा महसूस होती है? हमारे पास बैठने के लिए कक्षाएं उपलब्ध नहीं है। जब हम अपनी साइंस क्लास में बैठते हैं ना तो जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उन्हें मजबूरन धूप में वर्षा में बाहर बैठने में मजबूर होना पड़ता है। जी। और अन्य समस्याएं? और हमारे पास बाथरूम उपलब्ध नहीं है जिससे कि लड़कियों को बहुत दिक्कत होती है। अच्छा। और जैसे टीचर और मतलब लड़कियों का मतलब एक ही बाथरूम है। अच्छा। बहुत समस्या होती है हमको। मेरा नाम नीरज है जी मैं ग्राम ठांगर का हूँ। मुझे यहाँ आने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। जी। इसको और गांव का रास्ता भी बहुत खराब है जिसमें आने से बहुत प्रॉब्लम होती है। जी। और यहाँ जंगली जानवरों का भी बहुत वो रहता है आने का खतरा, जिसमें कि बच्चों को डर की प्रॉब्लम रहती है जिससे आने से डरते हैं। जी। और हमारे स्कूल भी है, स्कूल में कमरे तो है पर क्षतिग्रस्त हैं जो कि पूरे कभी भी टूट सकते हैं। और जब हम बारिशों के टाइम पे जब यहाँ आते हैं तो बारिशों में क्या होता है कि हम जब स्कूल में आते हैं तो हमारे यहाँ स्कूल में साइंस और आर्ट्स के 2 सेक्शन होते हैं जिसमें कि साइंस वाले जो कमरे में बैठते हैं पर आर्ट्स वालों को बाहर बैठना पड़ता है जिसमें कि उन्हें बहुत दिक्कतें होती हैं। कई बार धूप तेज़ होती है तो उन्हें पढ़ने में बहुत परेशानियाँ होती हैं और हमें भी बाहर बैठना पड़ता है तो धूप तेज़ होने के कारण टीचर भी नहीं बैठ पाते और कई बार स्कूल में जब हम अंदर बैठे रहते हैं कमरे में तो ऊपर से जो रेत होती है वो भी कई बार नीचे गिर पड़ती है और कई बार बैगों में, कई बार हमारे कॉपी किताबों में रेत होती है तो गिर जाती है जिसमें कि हमें दिक्कत होती है कई बार पढ़ने में। और नीचे जो हमारी स्कूल की कमरे की नीचे फर्शें हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रखी हैं जिससे जब बारिश का टाइम रहता है तो हम स्कूल आने की इच्छा होती है हमें, पर हम आ नहीं पाते क्योंकि हमें जान मान की हानि, हमारे घर वालों को जान मान की हानि रहती है कि वो इसलिए वो हमें स्कूल में नहीं भेजते क्योंकि कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है जिससे कि किसी भी बच्चे को चोट या कुछ हानि हो सकती है। हमारे स्कूल क्षतिग्रस्त है, इसमें हमारी कोई भी प्रतिनिधि ने हमारी सहायता नहीं की है
सही बोल रहा है, हमारे आज तक कभी किसी ने मदद नहीं की है। हम ऐसे ही पढ़ते हैं और क्या पता आने वाले समय में भी ऐसा ही हो, किसी की जान पे बनाए। मेरे साथ भी बहुत हादसे हो चुके हैं। अपने घर से स्कूल आ रही थी तो मुझे एक जानवर मिल गया जिससे कि मुझे काफी नुकसान उठाना पड़ा। साथियों, आज इस वीडियो में बोलते हुए मैं कैसा अनुभव कर रहा हूं ये मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे मन के अंदर दया और क्रोध, दो भावनाएं एक साथ किसी ज्वालामुखी की तरफ फूट रही है। अभी कुछ दिन पहले जब मैंने ये वीडियो पूरा तैयार किया था तब एक भाई ने मुझसे कहा था कि इसे बनाकर मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूं, इससे नेताओं की आंख खुलेगी। पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि कौन है वो नेता और किसकी आंख खोलने की जरूरत है। क्या आपके उस एक वोट के बिना किसी नेता की इतनी औकात है कि वो आप लोगों के ऊपर राज कर पाए? मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो आप बिना सोचे समझे किसी के भी कहने पे किसी को भी वोट दे देते हो, तो आज अपनी आंखें खोलकर ये वीडियो बार बार देखना और ये बात समझने की कोशिश करना कि आपने अपने बच्चों को पिछले 20 वर्षों में जब से उत्तराखंड बना है तब से क्या दिया है। आंखें नेताओं की नहीं बल्कि आंखें आम जनता की खुलनी जरूरी है। आंखें खोल कर देखिए और समझिए यह सब आपने दिया है अपने बच्चों को। यमकेश्वर विधानसभा की जो यह दुर्दशा पिछले 20 वर्षों से होती आ रही है, उसके लिए कोई नेता नहीं बल्कि उन नेताओं को बनाने वाला आपका वो वोट है, जो बिना सोचे समझे दूसरों के बहकावे में आकर आपने किसी को भी दे दिया। भारतीय संस्कृति के अनुसार गुरु को ईश्वर के समान माना गया है, क्योंकि गुरु से ज्ञान प्राप्त कर बच्चे अपने भविष्य की नींव रखते हैं। यही बच्चे किसी क्षेत्र अथवा राष्ट्र का भविष्य भी होते हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि शिक्षा का महत्व मानव जीवन में सबसे अधिक है। इसीलिए शिक्षा देने वाले गुरु को ईश्वर के समान स्थान प्राप्त होता है, क्योंकि वह कहीं न कहीं राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। किंतु जिस क्षेत्र में ज्ञान के मंदिर, हमारे स्कूलों की इतनी बुरी हालत हो, स्कूलों तक पहुंचने वाले मार्गों की इतनी बुरी हालत हो, वहां आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित होगा? साथियों, जब मैंने इस विद्यालय की दुर्दशा को देखा तो मुझे लगा कि मुझे यह हालत इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहिए, जिससे आप सभी यह देख सकें और समझ सकें। लेकिन अब जब मैं बार बार इस वीडियो को देख रहा हूँ तो मेरा मन कहता है कि सिर्फ इस वीडियो को बनाने और आप लोगों के साथ साझा करने से कुछ नहीं होगा। किसी जनप्रतिनिधि पर आश्रित न होकर हमें स्वयं मिलकर कोई ठोस कदम उठाना होगा। मैंने एक नई पहल की शुरुआत करने की सोची है और वह पहल यह है कि मैं आप लोगों के आशीर्वाद और सहायता के साथ मैं इस विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए धन एकत्रित करना चाहता हूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं अपनी इस मुहिम में सफल होता हूँ या नहीं, पर अगर मैं प्रयास भी ना करूँ तो ये मेरी कमी होगी। अतः अपने इस अटल विश्वास के साथ कि आप सभी का सहयोग इस ऐतिहासिक कार्य के लिए मुझे प्राप्त होगा, मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे पहाड़ के बच्चों के स्वाभिमान के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आइए मिलकर एक ऐसा उदाहरण पेश करते हैं कि जो न सिर्फ यमकेश्वर बल्कि पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों के बच्चों के लिए एक दशा और दिशा देने का सहायक बन सके। साथियों, मेरी इस पोस्ट में और स्क्रीन में मैंने अपने 2 अकाउंट नंबर दिए हैं, जिसमें एक पंजाब नेशनल बैंक और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। दोस्तों, आप 2 तरीके से सहायता कर सकते हैं। एक उधार के तौर धनराशि देकर, जो कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के अकाउंट नंबर पर देनी होगी, और दूसरा जो कि आप दान के रूप में देना चाहते हैं, वह पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। आप 100 रुपए से लेकर अपनी क्षमता अनुसार दान दे सकते हैं। साथियों, जो भी लोग सहायता राशि उधार के रूप में देंगे, उनसे कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा दी गई धनराशि आपको मेरी जिला पंचायत निधि के आने पर जितना अधिक हो सकेगा तुरंत वापस कर दी जाएगी। फिर भी यदि कुछ कमी पड़ती है तो मैं स्वयं कहीं से भी पूरा भुगतान मैं आपको कर दूंगा। चाहे कुछ समय अवश्य लगेगा, पर आपकी उधार दी गई धनराशि पूरी वापस होगी, ये मेरा आपसे वादा है। साथियों, ये तो 2 तरीके हैं जिसके माध्यम से आप पहाड़ के इन बच्चों की सहायता कर सकते हैं, किंतु एक तरीका और है जिससे आप मेरी इस बात को कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और वह तरीका है इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से जितना ज़्यादा हो सके सबके साथ शेयर करें। अपने सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपकी और हमारी ये पहल सार्थक हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ और इस आशय के साथ
कि आपका सहयोग मुझे अवश्य प्राप्त होगा। जय यमकेश्वर महादेव, जय उत्तराखंड।